हेलो दोस्तों, कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर्स का ये छठा सेशन हम लोगों का होने वाला है और आज हम बात करेंगे 2 से 3 अगस्त की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पे बात करने वाले हैं आज हम लोग। तो बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं और आज के अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इसका फायदा हर किसी को मिल सके। आज हम देखेंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे। पहला न्यूज जो हमारे सामने है 71वां नेशनल फिल्म्स अवार्ड से संबंधित है। दूसरा राइसोटोप प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर देखेंगे कि ये ड्रोन हंटर क्या है, ये क्यों खबरों में है। डार्विन ट्री ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे ये क्या है और फिर 10वीं अनुसूची से संबंधित कुछ स्टैटिक पोर्शन का जो फैक्ट है हम उसे देखेंगे क्योंकि 10वीं अनुसूची अभी खबरों में था। फिर हम देखेंगे रामसर कन्वेंशन और जानेंगे आईयूसीएन की ब्रिज परियोजना के बारे में और फिर जानेंगे खालिद जमील कौन है और ये क्यों खबरों में है। इसके साथ ही हम देखेंगे शेंगेन वीजा के बारे में और फिर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को भी हम देखने वाले हैं। इसके साथ ही झारखंड के भी कुछ महत्वपूर्ण खबर है हमारे पास, पर इस सेशन में हम जैसे आगे बढ़ेंगे वहां आपको बताएंगे कि क्या क्या झारखंड से संबंधित न्यूज है। सेशन में हमारे साथ बने रहिए और अगर आप जेपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं तो करंट अफेयर्स का सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यहां से हर साल एवरी ईयर 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रहता ही रहता है और आप जानते हैं करंट अफेयर्स का इतना कोई लिमिटेड सोर्स है नहीं, इसलिए क्या होता है आपको डेली न्यूज से अपडेटेड रहना चाहिए ताकि कोई भी न्यूज आए तो आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसे टैकल कर सकें। आगे बढ़ते हैं और अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। 71वां नेशनल फिल्म्स अवार्ड से संबंधित ये पहला न्यूज है हमारे सामने। इसकी शुरुआत जो है ये 1954 में की गई थी, आप इस फैक्ट को याद रखेंगे। नेशनल फिल्म्स अवार्ड की शुरुआत 1954 में की गई थी। 71वें नेशनल फिल्म्स अवार्ड का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है और इसमें बेस्ट एक्टर के रूप में शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को चुना गया है। शाहरुख खान की फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में रानी मुखर्जी का चयन किया गया है और उनकी मूवी मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म अगर पूछे तो उसमें कटहल को चुना गया है बेस्ट हिंदी फिल्म और बेस्ट फीचर फिल्म अगर पूछे ओवरऑल कैटेगरी में तो उसमें चुना गया है 12th फेल को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है सुदीप्त सेन जो कि द केरला स्टोरी के डायरेक्टर हैं। इन सभी फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। नेशनल फिल्म्स अवार्ड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राइसोटोप प्रोजेक्ट के बारे में। राइसोटोप प्रोजेक्ट दक्षिण अफ्रीका में चलाया जा रहा है गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए। जो गैंडे हैं उनके अवैध शिकार के लिए को रोकने के लिए राइसोटोप प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। गैंडों का अवैध शिकार खास करके उनकी सींगों के लिए किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जा रहा है कि उनके सींगों में रेडियोधर्मी तत्व यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाले जा रहे हैं ताकि एयरपोर्ट और बॉर्डर पर रेडिएशन डिटेक्टर की मदद से तस्करों की पहचान आसानी से की जा सके। तो आपसे पूछा जा सकता है राइसोटोप प्रोजेक्ट किस देश में चलाया जा रहा है और उसका उद्देश्य क्या है, तो आप इसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ड्रोन हंटर। ड्रोन हंटर का विकास भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। ड्रोन हंटर का जो विकास है ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया है और यह एआई आधारित ड्रोन रोधी प्रणाली है। एआई आधारित ड्रोन रोधी प्रणाली है, भारतीय सेना के द्वारा विकसित किया गया है और इसका नाम दिया गया है ड्रोन हंटर। यह मित्र और शत्रु दोनों ड्रोनों की पहचान करने में सक्षम है और दुश्मन ड्रोन को मार गिराने की बजाय ये क्या करता है उसे पहले इनएक्टिव करता है, उसे निष्क्रिय करता है और फिर उसे बंदी बना लेता है। तो ड्रोन हंटर का ये फीचर आप याद रखेंगे, भारतीय सेना ने विकसित किया है और ये एआई आधारित ड्रोन रोधी प्रणाली है और लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये कार्रवाई करने में सक्षम है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, सभी आप याद रखेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप 14वीं जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यू और जीएस के मिनी टेस्ट से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 49 रुपए पे करना है। इसके लिए आप पहले हमारे नंबर पे जाएं, हमारे नंबर पे जेपीएससी टेस्ट लिख के मैसेज करें और फिर आप इसी नंबर पे 49 रुपया पे करके हमारे टेस्ट सीरीज के साथ
जुड़ सकते हैं। देखिए, हालांकि अभी जेपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उस इंतजार में बैठे रहने से काफी देर ना हो जाए, इसलिए ये सेशन अभी से शुरू कर दिया गया है। हमारी तरफ एक कहावत प्रचलित है, भोज के समय कोहड़ा नहीं रोपना चाहिए। उसी को चरितार्थ करते हुए हम क्या कर रहे हैं, अभी से अपनी तैयारी को चालू कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हमें ना हो। आगे बढ़ते हैं, और ये चौथा न्यूज है हमारे सामने, डार्विन ट्री ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट। डार्विन ट्री ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट कहां पे चलाया जा रहा है, तो ब्रिटेन और आयरलैंड में ये चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, लगभग 70,000 यूकैरियोटिक प्रजातियों के जीनोम का अनुक्रमण करना है। ध्यान रखेंगे, यूकैरियोटिक प्रजाति पे ही जोर देना है। यूकैरियोटिक प्रजातियों के जीनोम का अनुक्रमण करने के लिए डार्विन ट्री ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ब्रिटेन और आयरलैंड में। यूकैरियोटिक एक प्रकार की कोशिका होती है जो विकसित कोशिका होती है। इसमें केंद्रक और अन्य कोशिकांग जो पाए जाते हैं वो झिल्ली युक्त कोशिका होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने वो है 10वीं अनुसूची से संबंधित। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में अपनाया गया था। 4 ऐसे आधार की चर्चा यहाँ पे की जा रही है जिसके आधार पे संसद या विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य ठहराया जा सकता है 10वीं अनुसूची के तहत। तो पहला है कि अगर कोई सदस्य है स्वेच्छा से अपने दल से त्यागपत्र दे देता है तो उसे अयोग्य मान लिया जाएगा एक सदस्य के रूप में। मतदान के दौरान यदि कोई सदस्य अपने पार्टी के विहिप का उल्लंघन करता है तो उसे भी अयोग्य करार दे दिया जा सकता है। तीसरा आधार है, अगर कोई निर्दलीय सदस्य है और वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे भी सदस्य के रूप में अयोग्य मान लिया जाएगा। और चौथा आधार है, अगर कोई मनोनीत सदस्य है वो विधायक या सांसद बनने के 6 महीने के बाद अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे भी 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य करार दिया जा सकता है। आगे देखेंगे, अगला न्यूज हमारे सामने क्या है, वो है रामसर कन्वेंशन और आईयूसीएन के ब्रिज पहल से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन जो है आप जानते हैं कि रामसर के ईरान नामक शहर में इस कन्वेंशन को अपनाया गया था। हाल ही में इसका 15वां सम्मेलन जो है वो जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया है। करेंट अफेयर्स का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि रामसर कन्वेंशन के पक्षकार देशों का 15वां सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। ठीक है, रामसर कन्वेंशन जो है ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। 2 फरवरी याद रखेंगे, वेटलैंड डे के रूप में भी हम इसे मनाते हैं 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था ईरान के रामसर शहर में, और यह कन्वेंशन 1975 से लागू हो गया था। 1975 से लागू हो गया था। और भारत इस कन्वेंशन में कब शामिल हुआ है, तो 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ है। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है, तो वो है 91, और इसमें 2 नवीनतम हैं जिनमें से एक है खिचन और दूसरा है मेनार। ये दोनों राजस्थान में स्थित हैं। तो वर्तमान समय तक भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 91। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ नवीनतम रामसर साइटों की नाम भी दिया गया है, आप इसे भी जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आईयूसीएन की ब्रिज परियोजना के बारे में जानते हैं ये क्या है। इसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग रिवर डायलॉग एंड गवर्नेंस। यहाँ रिवर छूटा हुआ है, आप इसे ऐड कर लेंगे। बिल्डिंग रिवर डायलॉग एंड गवर्नेंस, इसका उद्देश्य क्या है, साझा जल संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन और विकास को बढ़ावा देना, जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना और देशों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना। ब्रिज का मतलब क्या है, ब्रिज जो होता है एक प्रकार से ऐसे याद रखिए, ब्रिज एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। और जोड़ेगा कब, जब उनमें समन्वय हो, जब उनमें शांति हो, जब हर चीज संधारणीय तरीके से काम करे। तो ब्रिज का मेन काम क्या है, लोगों को एक दूसरे की सहायता के लिए, जैव विविधता के बढ़ावा के लिए, जल संसाधन के संरक्षण के लिए क्या करना, बढ़ावा देना। आईयूसीएन का पूरा आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। याद रखेंगे इन सभी पॉइंट्स को। आगे देखते हैं, अब हमारे सामने है खालिद जमील। खालिद जमील कौन है, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इन्हें सीनियर पुरुष नेशनल टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। किसको, खालिद जमील को सीनियर पुरुष नेशनल टीम का
हेड कोच नियुक्त किया गया है और ये फुटबॉल टीम की बात हो रही है। ठीक है, तो कुल मिला के खालिद जमील हैं वो भारत के फुटबॉल टीम के हेड कोच बनाए गए हैं और ये किनका स्थान लेंगे, तो मैनोलो मार्केज का स्थान लेंगे। ठीक है, खालिद जमील इंडियन सुपर लीग में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के कोच हैं और इंडियन सुपर लीग में अस्थायी कोच नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं खालिद जमील। फुटबॉल की बात हो रही है तो फीफा में भारत के रैंकिंग की भी हम देख लेते हैं बात कि वो कहां पर है। तो भारत फीफा की रैंकिंग में 133वें स्थान पर है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। काफी नीचे ये रैंकिंग है, बहुत अच्छा कंडीशन नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे। फिर है हमारे सामने नेक्स्ट शेंगेन वीजा के बारे में। इसे बहुत जगह पे शेंजेन भी लिखा जाता है, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, शेंगेन वीजा या शेंजेन वीजा एक ही है और यह यूरोपीय संघ के द्वारा इसे जारी किया जाता है। शेंगेन वीजा को कौन जारी करता है, यूरोपीय संघ जारी करता है। इसे डिजिटल बनाने पर बात की जा रही है, इसलिए ये खबरों में है। शेंगेन वीजा जो है ये किसी भी व्यक्ति को जो शेंगेन वीजा का धारक है उसे यूरोप के 29 देशों में यात्रा करने की अनुमति देता है। यूरोप के 29 देशों में 2 देश ऐसे हैं जो शेंगेन क्षेत्र के तहत नहीं आते हैं या अपने एरिया में शेंगेन वीजा को अलाउ नहीं करते हैं, और वो 2 देश हैं आयरलैंड और साइप्रस। नाम याद रखेंगे, आयरलैंड और साइप्रस जो है वो शेंगेन वीजा को अलाउ नहीं करते हैं। शेंगेन वीजा धारक जो है ये 90 दिनों तक शेंगेन क्षेत्र में रह सकता है और अधिकतम 180 दिनों तक वह उस क्षेत्र में रह सकता है। तो शेंगेन क्षेत्र के तहत कितने देश शामिल हैं, तो उसमें 29 देश शामिल हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। कितने देश शामिल हैं, 29 देश शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स हैं हमारे सामने। देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे लिए एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो सकता है। वन लाइनर्स में पहला तो है भारत के कानून और न्याय मंत्री की बात हम कर रहे हैं। वो कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। बहुत बार ऐसा होता है मंत्रालय का नाम देके आपको डायरेक्ट मंत्री का नाम पूछ लिया जाएगा, तो भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। साथ ही कनाडा की विदेश मंत्री कौन है, अनीता आनंद। देखिए, एक तो ये भारतीय मूल की हैं और दूसरा भारत और कनाडा का रिलेशन पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो कनाडा की विदेश मंत्री कौन है, अनीता आनंद हैं। नेक्स्ट है इसरो के वैज्ञानिक ए राजराजन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक ए राजराजन को नियुक्त किया गया है जो इसरो के ही वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे सामने, महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाने का निर्णय किसने लिया है, महाराष्ट्र सरकार ने। और 7 अगस्त किसकी जयंती है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास न्यूज है, प्रख्यात मलयालम लेखक व साहित्यकार एम के सोनू का 2 अगस्त 2025 को निधन हो गया और वे 98 वर्ष के थे। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है एम के सोनू का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखेंगे मलयालम साहित्यकार थे वो। नेक्स्ट न्यूज है हमारे सामने, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना को 13 सितंबर को ब्रिटेन की संसद में सम्मानित किया जाएगा। कैलाश मकवाना कहां के पुलिस महानिदेशक हैं, तो मध्य प्रदेश के, और इन्हें ब्रिटेन की संसद में सम्मानित किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया था और उस अभियान की सफलता को देखते हुए ब्रिटेन की संसद ने यह निर्णय लिया है कि कैलाश मकवाना को सम्मानित किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है, केरल सरकार ने ब्रेन ड्रेन की समस्या को रोकने के लिए राज्य के सभी 13 जिलों में फ्रीडम स्क्वायर नामक टैलेंट हब बनाने की घोषणा की है और इस पे केरल सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, भारत के जो सबसे उत्कृष्ट माइंड है, सबसे अच्छा दिमाग है, जो बहुत अच्छा सोच सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वो या तो अवसर के अभाव में या तो पैसों की कमी के कारण किसी अन्य देश में जाके वो काम कर रहे हैं और उस देश के उन्नति में योगदान दे रहे हैं। उसी को रोकने के लिए केरल सरकार ने क्या किया है, फ्रीडम स्क्वायर नामक टैलेंट हब बनाने का निर्णय लिया है, ताकि केरल के जो यूथ हैं वो केरल में ही रह के काम करें और इससे केरल उन्नति की ओर आगे बढ़े।
नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है, वकील कोटे से पटना हाईकोर्ट के पहले दलित जज कौन बने हैं? तो वो हैं अजीत कुमार। वकील कोटे से बने हैं, ध्यान रखेंगे, यानी कि सरकारी वकीलों का एक ग्रुप था, उनमें से एक जज बने हैं और उनमें से पहला दलित जज कौन बना है? तो वो है अजीत कुमार। इस बात को आप याद रखेंगे। यहां से हमारा सेशन शुरू होता है झारखंड से संबंधित। झारखंड से क्या क्या महत्वपूर्ण खबर है हम उसे देखते हैं। पहला हमारे पास खबर है, झारखंड सरकार ने राज्य में 2 नए चिड़ियाघर और 1 टाइगर सफारी बनाने की मंजूरी प्रदान की है। तो झारखंड में 2 चिड़ियाघर बनाया जाएगा और 1 टाइगर सफारी बनाया जाएगा। चिड़ियाघर में एक बनेगा गिरिडीह में और दूसरा बनेगा दुमका में। गिरिडीह के पीरटांड में चिड़ियाघर बनाया जाएगा जो कि 396 एकड़ में विस्तृत होगा। और अगर सरकार की माने तो गिरिडीह में जो चिड़ियाघर बनने वाला है ये झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, जेपीएससी के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा चिड़ियाघर जो है वो दुमका के हरिपुर में बनाया जाएगा और यह लगभग 116 एकड़ में विस्तृत होगा। तो झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ प्रस्तावित है? तो वो है गिरिडीह में। नेक्स्ट जो है कि लातेहार के पुतवागढ़ संरक्षित वन क्षेत्र में क्या किया जाएगा? टाइगर सफारी का निर्माण किया जाएगा और यह लगभग 150 एकड़ में विस्तृत होगा। पुतवागढ़ संरक्षित वन क्षेत्र किस जिले में है? लातेहार में है और यहीं पर टाइगर सफारी का निर्माण किया जाएगा। आइए मैप में देखते हैं लातेहार, गिरिडीह और दुमका को। ये हमारे सामने मैप है और लातेहार देखिए यहाँ पर है, लोहरदग्गा के ऊपर में है लातेहार, ये है। और दुमका को देखेंगे, दुमका यहाँ पर है साहेबगंज के नीचे वाले एरिया में। और गिरिडीह जो है ये देखिए आपका धनबाद के ऊपर वाले एरिया में है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा जिला है जो अदर स्टेट के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो दूसरे स्टेट के साथ ये तीनों ही जिला जो हैं अपनी सीमा साझा करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दूसरा न्यूज हमारे सामने है, ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 से संबंधित। इसका आयोजन पहली बार झारखंड में किया जा रहा है और यह आयोजन 17 से 19 सितंबर तक किया जाएगा रांची के खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। कहां पर? रांची के खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 17 से 19 सितंबर तक ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और क्षेत्रीय औद्योगिक भागीदारी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला न्यूज हमारे पास है, यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय भाषा दशक 2022 से 32 के लिए गठित आदिवासी भाषाओं के ग्लोबल टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एनाबेल बारा की नियुक्ति की गई है और उनका कार्यकाल 2027 तक रहने वाला है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय भाषा दशक, यूनेस्को का अंतरराष्ट्रीय भाषा दशक कब से कब तक है? तो 2022 से 2032 तक। और उसमें आदिवासी भाषाओं के लिए ग्लोबल टास्क फोर्स बनाया गया है। उसके सह अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो डॉक्टर एनाबेल बारा की नियुक्ति की गई है। इस बात को आप याद रखेंगे। राज्य का एकमात्र राजकीय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो कहां पर स्थित है? गोड्डा में। तो झारखंड राज्य का एकमात्र होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय कहां स्थित है? वो गोड्डा में स्थित है। आइए मैप पे देखते हैं गोड्डा कहां पर स्थित है। ये देखिए गोड्डा हमारे सामने दुमका के जस्ट ऊपर, ये साहेबगंज के नीचे वाले एरिया में स्थित है गोड्डा। और गोड्डा किन राज्यों से अपनी, किन जिलों से अपनी सीमा साझा कर रहा है? तो एक है साहेबगंज, दूसरा है पाकुड़ और तीसरा है दुमका। गोड्डा अपनी सीमा साझा करता है साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका से। याद रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे सामने और क्या है। आपने कल न्यूज पढ़ा होगा कि झारखंड के स्कूली शिक्षा साक्षरता एवं निबंधन मंत्री रामदास सोरेन हैं। इनका क्या हुआ है कि ये बाथरूम में गिर गए थे, इन्हें काफी गंभीर चोट आई है। फिलहाल ये दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। हम पूरा झारखंड ये प्रार्थना कर रहा है कि ये जल्दी से स्वस्थ हों और अपने काम पे लौट सकें, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने कुछ अभ्यास प्रश्न है जो कि जेपीएससी के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अपने पिछले सेशन में भी मैंने अभ्यास प्रश्न दिया था। आप अगर इस सेशन को देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ये सेशन आपकी तैयारी में मददगार हो रहा है, तो इस अभ्यास प्रश्न को भी आप जरूर अटेम्प्ट करिए ताकि आपको पता चल सके आपकी तैयारी किस स्तर पे है।
पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराज्यीय जल विवादों के निपटारे का अधिकार देता है? अंतरराज्यीय जल विवाद दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में जो जल विवाद होता है उसे निपटाने के लिए कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार प्रदान करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 193, सी अनुच्छेद 262 और डी अनुच्छेद 352। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज हम लोग डिस्कस भी किए हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? देखिए यहां आपसे पूछा जा रहा है उन्हें भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए 1961, बी 1990, सी 2003 और डी 2024। अगर आपको ये आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जाके आंसर जरूर दें और हमें जरूर बताएं कि इन दोनों का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप आज के सेशन में इतना ही। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम यहां कंटिन्यू आपके लिए करंट अफेयर्स के सेशन लेके आ रहे हैं। साथ ही हमने मिनी टेस्ट भी लॉन्च किया हुआ है जिसका इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दिया जा चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।